हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने जो थंबनेल में देखा है बिल्कुल सही देखा है। जो टेट का एग्जाम है, इस टेट के एग्जाम में जो मैथमेटिक्स पार्ट से 30 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 40% नंबर सिर्फ और सिर्फ संख्या पद्धति वाले चैप्टर यानी कि नंबर सिस्टम जो चैप्टर होता है उससे ही आते हैं। इसमें हमने प्रीवियस 6 ईयर्स के जो पेपर हुए हैं, ये देखिए 8 जनवरी को जो परीक्षा हुई है, 18 नवंबर को, 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर सन 2017, 19 दिसंबर 2016, 2 फरवरी 2016 और 23 फरवरी 2014, ये लास्ट के जो 6 पेपर्स यूपी टेट जो प्राथमिक स्तर का पेपर हुआ है उसका हमने एनालिसिस किया है एक एक चैप्टर का। तो जो संख्या पद्धति वाला चैप्टर है, इस संख्या पद्धति से देखिए जो 8 जनवरी को परीक्षा हुई इसमें 8 क्वेश्चन आए, इसमें 12 क्वेश्चन आए, इस परीक्षा में 11 आए, इसमें 8 आए, इसमें 3 आए, इसमें 8 आए और ये सबसे ज्यादा इस चैप्टर से आए हैं क्वेश्चन। मतलब अगर 30 क्वेश्चन टोटल एग्जाम में आते हैं टेट की परीक्षा में, तो उसमें से अगर 40% देखा जाए तो इसका मतलब हुआ 12। तो देखिए जो 18 नवंबर को पेपर हुआ था उसमें 12 क्वेश्चन आए थे, मतलब 40% नंबर सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से आया था। तो बाकी भी मतलब आप ये मान के चलें कि इस परीक्षा को छोड़ दिया जाए, 2 फरवरी जो 2016 को हुई थी उस परीक्षा को छोड़ दिया जाए, उसमें मात्र 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी में लगभग मान के चलिए नंबर सिस्टम से 8 से 8, 9, 10, 11 ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसके अलावा हमने लिख दिया है, आप देख लीजिए, ये एलसीएम एचसीएफ वाले से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। भिन्न व दशमलव संख्या है, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं हर वर्ष। एकीक नियम वाले में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतिशतता, लाभांश, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, आंकड़े एवं उनका निरूपण, ये आपके सामने है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हाँ किस चैप्टर को हमें ज्यादा फोकस करना है। और ये जो नीचे चैप्टर्स लिखे हैं इससे यानी साधारण ब्याज, धन, रुपया, पैसा, मापन, कैलेंडर, घड़िया और गणित शिक्षण, इससे कभी कभी मतलब 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और अभी तक का जितना भी है एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब साधारण ब्याज से 1 क्वेश्चन पूछ लेंगे, एक मापन का पूछ लेंगे, एक कैलेंडर का, अगली बार में धन रुपया का पूछ लेंगे, घड़िया का पूछ लेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन गणित शिक्षण का पूछ लेंगे। तो ये आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति, और हर लेक्चर में जो भी हम आपको बताएंगे उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में आ चुके होंगे क्वेश्चंस, उसको उसी लेक्चर में हम सॉल्व करवाएंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो हमारी लास्ट तक देखें। हम आज आपको 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे बताएंगे जो सिर्फ और सिर्फ डिफिनीशन पर आधारित है। मतलब उसमें आपको यही नंबर सिस्टम से इतने छोटे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आप देखते ही अगर आप जानते हैं तो उसका तुरंत टिक लगा के आप चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस ये होती है हमारी बेसिक अच्छे से क्लियर नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती है। तो आपको हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और सिर्फ डिफिनीशन से ही रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस हैं संख्या पद्धति में, वो भी आपको हम इसी लेक्चर में ही कंप्लीट करवाएंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट यूपी टेट का एग्जाम देने वाले हैं प्राथमिक स्तर के, वो अच्छे से परीक्षा क्रैक कर सकें। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स कुछ बेसिक डिफिनीशंस देखते हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक हो? अनंत तक हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। दूसरे नंबर पे आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3 डॉट 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 ऐसे ही अनंत तक। मतलब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 का अंतर है। उसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 बढ़ा दें तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्णांक संख्या क्या होती है? देखिए पूर्णांक संख्या जैसे हम लोग पॉजिटिव लेके चले थे 1, 2, 3, 4 अनंत तक, उसमें 0 भी है और ये निगेटिव वाले पार्ट से, मतलब निगेटिव अनंत से लेके कहां तक? -1 तक, फिर 0 आया, फिर 1 से लेके अनंत तक, ये होती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक के बाद क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की आप बात ध्यान समझिएगा। परिमेय संख्या में 3 कंडीशन आप याद रखिए। जैसे ही परिमेय संख्या की कोई बात करें, आप 3 चीज हमेशा याद रखिए कि इसके 3 रूल हैं। अगर 3 के तीनों फॉलो होंगे तो परिमेय होगा, अदरवाइज परिमेय नहीं होगा। क्या? पहला तो भिन्न में होना चाहिए, मतलब P/Q के फॉर्म में होना चाहिए।
जो अंश भी हो और हर भी हो। दूसरी बात ये है कि नीचे वाली चीज जीरो नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि पी और क्यू जो ऊपर संख्या लिखी है और जो नीचे संख्या लिखी है, ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए। आई का मतलब इंटीजर यानी कि पूर्णांक, मतलब ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो इसमें जब भी आपसे कोई पूछे परिमेय संख्या, तो आप ध्यान रखें कि पहली बात तो वो भिन्न में होना चाहिए, एक कंडीशन हो गई। दूसरी चीज, नीचे वाली चीज जीरो नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज, ऊपर वाली चीज जो लिखी है संख्या, नीचे वाली जो संख्या लिखी है, ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए। मतलब माइनस इनफाइनाइट से, जो हमने आपको बताया है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, मतलब माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक और एक से लेके अनंत तक, इसी में से कोई संख्या होनी चाहिए। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या को छोड़कर शेष सभी वास्तविक संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इस बात को आप ध्यान से समझिए। जैसे एक कमरा है हमारा, इस कमरे को हमने नाम दिया वास्तविक संख्या। कब देंगे नाम? इस कमरे में जितनी भी परिमेय संख्याएं लाके हमने रख दिया और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं लाके रख दिया, तो जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिल करके जो पूरा बना, उसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब जो कमरा हमारा है उसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय है और अपरिमेय है। उस कमरे का नाम हमने क्या दिया? वास्तविक संख्या। अब एक बात बताइए, उसमें से परिमेय निकल गया, मतलब जो वास्तविक संख्या था जिसमें दो चीजें थी, परिमेय और अपरिमेय, उसमें से परिमेय निकल गया, तो क्या बचा? अपरिमेय बचा। तो इसका यही चीज है कि जो संख्या अपरिमेय किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या को छोड़ करके, परिमेय संख्या को हटा दो, शेष सभी जो वास्तविक संख्या है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय कहते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, √2, √3, √5, √7, जिसका रूट परफेक्ट ना निकले उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और एक स्पेशल बात ये, पाई जो होता है, पाई, वो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। इस बात को हम आपको इसलिए ध्यान से बता रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमने आपको बता ही दिया, जितनी भी परिमेय संख्या है और जितनी भी अपरिमेय संख्या है इकट्ठा कर दिया जाए, एक जगह रख दिया जाए, तो जो टोटल मटेरियल होगा उसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसके बाद सम संख्या, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हों उसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। और वो संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो उसको हम लोग बोल देते हैं विषम संख्या। इसके बाद आता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इसको भी आप बहुत ध्यान समझिएगा। भाज्य संख्या जो हमने परिभाषा लिखी है वो क्या लिखा है? वे प्राकृतिक संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी और का भी गुणनखंड हो। मतलब ऐसी संख्या जो एक के पहाड़े में आवे, खुद के पहाड़े में आवे, प्लस किसी और के भी पहाड़े में आवे। जैसे हमने 9 कह दिया तो 9 एक के पहाड़े में आता है, एक 9, 9 एक कम 9, तो एक के भी पहाड़े में आ गया, खुद के पहाड़े में आ गया, प्लस किसी एक का और मिल जाए तो 3 तिरिक्का 9 भी होता है। तो ये हो गया भाज्य। मतलब कहने का मतलब ये है, जब भी भाज्य की बात हो तो जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, कम से कम का मतलब 3 से ज्यादा हो जाए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। हम आपसे कहते 2 किलो अमरूद ले आओ तो 2 से ज्यादा ले आओगे, कम से कम भैया 2 किलो अमरूद लेके आना, तो 2 से अगर कोई ज्यादा ले आएगा तो कुछ बुरा थोड़ी ना मानेंगे, हमने तो कम से कम कहा है। तो जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो उसको बोलते हैं भाज्य। जिसके, अब ये बात आई भाज्य में क्या है? 3। अब जैसे हमने पूछ लिया आपसे 12, तो 12 क्या है? तो 12 के पहाड़े में आता, 12 एक कम 12, एक का 12 से गुणा करोगे तो एक के भी पहाड़े में आता है। और 3 चौको 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, तो बहुत सारे 12 है। तो मतलब कम से कम इसके 3 गुणनखंड मिल रहे हैं, तो ये हो गया भाज्य। 11 है, 11 एक के पहाड़े में आएगा या खुद के पहाड़े में आएगा, इसके 2 ये गुणनखंड मिल रहे हैं, भैया ये तो भाज्य नहीं है। तो भाज्य में आप 3 याद रखिए कि जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, मतलब एक के पहाड़े में भी आना चाहिए, खुद के पहाड़े में आना चाहिए, प्लस किसी और के भी पहाड़े में आना चाहिए, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर अंग्रेजी में बोलते हैं। अब आ गई बात अभाज्य संख्या की। तो वे प्राकृतिक संख्या जो केवल स्वयं या एक से ही विभाजित हो, मतलब ऐसी संख्याएं जो या तो खुद के पहाड़े में आ रही हैं या एक के पहाड़े में, इसके अलावा कोई मिलवे नहीं करेगा। जैसे 5 है, 5 या तो एक के पहाड़े में आएगा या तो खुद के पहाड़े में आएगा, 5 एक कम 5 या 1 पंचे 5, इसके अलावा और कोई है कि जिसके पहाड़े में 5 आता हो? या तो एक के पहाड़े में आ रहा है या तो 5 के, मतलब जिसके कितने गुणनखंड हो? एग्जैक्टली 2 हो, मतलब ठीक ठीक 2 ही गुणनखंड हो, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो भाज्य और अभाज्य में आप बहुत शॉर्टकट में, ये तो हमने परिभाषा लिख दी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम अलग हो जा रहे हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बात भी लिख लीजिएगा या अभी आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लें, लेकिन लिख लीजिएगा, चाहे अभी लिख लें चाहे स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप लिख लीजिएगा।
अब इसमें हम शॉर्ट चीज ये बता दें कि जो भाज्य संख्या है, आप माइंड में ये सेट रखिए कि जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो जाए, कम से कम 3 हो जाए, तो वही भाज्य बोल देंगे, और जिसके एग्जैक्टली 2 ही होंगे, ठीक ठीक 2 ही होंगे, उसको हम लोग अभाज्य बोल देंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है, लोग कहते हैं कि एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, हालांकि यही बात सही भी है, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। क्यों? चूंकि हमने क्या बताया कि जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होंगे उसको भाज्य बोलेंगे। तो क्या एक जो है किसके किसके गुणे में आएगा? केवल एक के पहाड़े में आएगा, और किसके आएगा? एक एक कम एक, इसके अलावा कुछ तो आएगा नहीं। तो जिसमें 3 गुणनखंड होंगे उसको भाज्य बोलेंगे। तो क्या इसको भाज्य बोल देंगे? नहीं, भाज्य नहीं बोल पाएंगे। तो भाज्य तो नहीं है भैया, एक भाज्य नहीं है। अब आ जाओ अभाज्य। अभाज्य में हमने आपको क्या बताया? जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। तो इसका तो यक्के बन रहा है, जिसके 2 गुणनखंड बनेंगे उसको अभाज्य बोलेंगे, 2 बनने चाहिए। तो इसमें तो एक एक कम एक, इसके अलावा एक के गुणनखंड बनना है, तो ना तो ये भाज्य होता है ना तो अभाज्य होता है। अब इससे ही रिलेटेड अभी और जो संख्याएं हैं उससे, जैसे पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, ये सारी संख्याएं। एक बात हम आपको बता दें कि जो ये अभाज्य संख्या होता है इसको हम लोग ऋण संख्या भी बोलते हैं। ऋण संख्या, इसको आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में जो देते हैं वो ऋण संख्या के नाम से ही देते हैं। तो आप भ्रमित ना होइएगा कि ये कौन सी संख्या है। अभाज्य संख्या को ही हम लोग ऋण संख्या बोलते हैं, जिसके एग्जैक्टली 2 गुणनखंड होंगे उसको हम लोग अभाज्य बोलते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि 1 जो है, 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। एक आप नोट करके कहीं लिख लें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वो होती है 2। इसको भी आप नोट करके कहीं लिख लें। 2 जो होती है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 खुद के पहाड़े मारा, 2 एक कम 2, 1 के भी पहाड़े मारा, 1 दूनी 2, तो कितने इसके गुणनखंड हुए? 2 हुए। 1 के पहाड़े मारा है, खुद के पहाड़े मारा, इसके अलावा और किसी नहीं आ रहा है। तो ये एक अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी है। और एक खास बात हम आपको बता दें कि जो अभाज्य संख्या 2 है, सबसे पहली बात तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, और इकलौती यही एक अभाज्य संख्या होती है जो सम होती है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी क्या होती हैं? विषम होती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसको आप नोट करके कहीं लिख लीजिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होती है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी विषम होती हैं। तो अब इससे रिलेटेड, अब आपको लग रहा होगा कि ये तो परिभाषा हमको पहले से पता था, इसे फर्जी बताया। इसी से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चंस एग्जाम में, टेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो हम आपको बताने वाले हैं। आप अभी देखिएगा, अगर आपने इस परिभाषा को आपने ध्यान से समझा है तो आप बहुत इजीली आप उसका आंसर 5 से 6 सेकंड में आप दे देंगे। तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बता रहे हैं कि जो एग्जाम में आए हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कि जो हमने बताया है, जो परिभाषा बताई है, उसी परिभाषा से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। 2 की पावर -1 की पावर -1, जब किसी संख्या के ऊपर -1 लिखा हो तो उसका मतलब होता है इनवर्स। तो 2 इनवर्स का इनवर्स के सरलीकरण से प्राप्त संख्या है, और ये क्वेश्चन आया है 8 जनवरी 2020, यानी कि लास्ट जो एग्जाम हुआ है टेट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब डायरेक्ट इसने क्या लिखा? 2 इनवर्स का इनवर्स। तो पहले इसको सरल करो, फिर कह रहे हैं क्या आएगा? अभाज्य आएगा कि 2 का गुणक आएगा कि सम संख्या आएगा कि विषम संख्या आएगा? तो आप पहली बात जान लीजिए, किसी भी संख्या के ऊपर -1 लिखा हो मतलब इनवर्स, इनवर्स का मतलब उल्टा। तो इसका मतलब 4 जो लिखा है इसको उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब बटे में भेज दो। तो जैसे ही यहां पर लिखा है 2 इनवर्स, तो 2 इनवर्स का मतलब, पहले हम इस इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो 2 इनवर्स का मतलब कितना हुआ? 1/2। उल्टा कर दिया भैया, बटे में चला आया, ऊपर कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया हमने। और ये तो इसका मतलब हुआ 2 इनवर्स का। और जब इसका इनवर्स करेंगे, यानी 2 इनवर्स का भी जब इनवर्स करेंगे हम, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। इसको फिर उल्टा करेंगे तो फिर 2 हो जाएगा। भैया 2 को 2 बार उल्टा करना है, तो एक बार उल्टा किया नीचे आ गया, फिर उल्टा किया तो फिर ऊपर आ गया, तो इसका मतलब 2 आ गया। जब इसको सरल किया गया तो कितना आया? 2 आया। अब पूछ रहे हैं कि हाँ, जो 2 आया है वो कौन सा है? तो 2 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है? अभी हमने आपको बताया था 2 ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो इसका मतलब पहला वाला सही है। 2 का गुणक 2, कोई भी संख्या अपने आप का तो मल्टीपल होते ही होती है, तो ये भी सही है। 2 एक सम संख्या है कि नहीं है? 2 हमने बताया था कि सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से विभाजित हो, तो वो 2 से कट जाएगा 2, तो सम संख्या भी है, विषम नहीं है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन, इसमें यहाँ पे हमें A, B, C और D लिखना चाहिए।
तो इसमें हमें ए वाला भी सही मिला, बी भी सही मिला और सी भी सही मिला। तो जो भी सही हो इसमें, तो ए सी डी ये तो गलत, ए बी डी गलत, ए बी सी ये तीसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए वाला भी ऑप्शन सही है, बी वाला भी सही है और सी वाला भी सही है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो देखिए कितना आसान सा था। इनवर्स अगर आप नहीं जानते थे तो जान लीजिए, जैसे ही एक बार इनवर्स लगाओ मतलब उल्टा हो जाएगा, जो चीज ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, अगर नीचे है तो ऊपर आ जाएगी। तो इसको हमें 2 को एक बार उल्टा किया तो 1/2 हुआ, जब दोबारा वाला इनवर्स लगाया तो फिर बटे वाली चीज ऊपर पहुंच गई, अगर ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन तो और इससे भी आसान, और ये भी क्वेश्चन जो सेकेंड वाला पूछा गया है वो 8 जनवरी 2020 यानी कि लास्ट एग्जाम में ही पूछा गया। मतलब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कितना आसान सा है, समझाने में थोड़ा टाइम लगा आपको, देखते तो आप वैसे ही कर ले जाते। निम्न में से कौन सा कथन सही है? भाज्य संख्या विषम हो सकती है। भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या हो वो विषम हो सकती है कि नहीं? अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले जब हमने परिभाषा बताई थी तो कहा था 9 एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 के पहाड़े में आता है, खुद के पहाड़े में आता है, 3 के भी पहाड़े में आता है, तो जिसके 3 गुणनखंड होते हैं कम से कम उसको भाज्य बोलते हैं। तो यानी कि 9 एक भाज्य संख्या है, और भाज्य 9 जो भाज्य संख्या है वो 9 क्या है, एक विषम है। तो इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट क्या है, सही है। अब इसमें तो वो वाला ये वाला लफड़ा तो है नहीं इसमें कि यहाँ पहले हम चेक करें कौन कौन सही है फिर ये वाला है, इसमें तो टिक लगाना होता है। तो ये वाला सही हो गया, फिर भी हम लोग आगे लोग चेक कर लेते हैं, हम लोग सीखते हैं कुछ कि कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? अभी हमने आपको बताया 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। इकलौती एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य हो वो 2 ही होती है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो क्या हुआ, गलत हो गया। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या ही होती है। ये कौन सी बात हो गई भैया? 2 अभाज्य संख्या हमने ले लिया, एक संख्या लिया 5 और एक ले लिया 11। 5 भी एक अभाज्य संख्या है और 11 भी एक अभाज्य संख्या है। दोनों को जोड़ो कितना हुआ, 11 और 5 16, तो दोनों का योगफल एक अभाज्य संख्या आया क्या? 16 जो आया है वो एक भाज्य संख्या होती है। इसका मतलब तीसरा वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है। चौथा ऑप्शन लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, जबकि हमने आपको जब परिभाषा बताया था तो बताया था कि 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इसका मतलब चौथा वाला ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत हो गया। तो अब हालांकि इसमें पहला वाला भी ऑप्शन सही हो गया था तो बाकी चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हम आपको यहाँ कोई एग्जाम तो दे नहीं रहे हैं, समझाना था, इसलिए हमने सबको एक बार चेक कर लिया कि हाँ क्या 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 है। वरना आप एग्जाम में होते तो पहला वाला सही हो गया तो बाकी चेक करने की कोई आवश्यकता आपको है ही नहीं है। तो अब हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 3rd को देखते हैं। लिखा है कि सबसे छोटा ऋणेतर अभाज्य पूर्णांक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 18 नवंबर सन 2018 में। क्या लिखा है? सबसे बड़ी बात तो ऋणेतर क्या होता है? ऋणेतर का मतलब नॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव ना हो, और ऐसा बताना है सबसे छोटा अभाज्य, कुल मिला के निगेटिव ना हो, सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक बताना है। तो सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक, अब हमने आपको क्या बताया था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। तो 0 और 1 की तो बातें ना करो, सीधे सीधे आंसर लगा देना। बताइए कितना आसान सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ यहां से याद रखना है कि अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है, और सबसे छोटा पूछा गया है। जैसे ही सबसे छोटा पूछा गया 2, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 4th है कि पाई है 1। पाई क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, अभाज्य है कि पूर्णांक है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है 15 अक्टूबर सन 2017 में। बिल्कुल मतलब डायरेक्ट आपको लगा देना। जब अभी हमने आपको परिभाषा बताई थी अपरिमेय संख्या की, तो हमने आपसे बताया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। तो बस आप डायरेक्ट आप परिभाषा से ही ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया है। तो ये परिभाषा से ही रिलेटेड जितने भी हमने बताए हैं सब परिभाषा से ही रिलेटेड है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, देखिए फिर क्वेश्चन वही है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये क्वेश्चन नंबर 5th है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 15 अक्टूबर सन 2017 वाले पेपर में भी आया है और 19 दिसंबर सन 2016 वाले पेपर में भी। क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अब तो आपको रट गया होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है लिखा है प्रथम 5 धन अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 23 फरवरी सन 2014 में। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि आखिर प्रथम 5 धन अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। मतलब स्टार्टिंग की 5 अभाज्य संख्याएं लिखें, उसको जोड़ करके बता दें कि कितना होगा। हम इसीलिए आपको ऑप्शन भी नहीं दे रहे हैं ताकि आप एग्जैक्ट बताएं कि हाँ कितना होगा। कमेंट सेक्शन में आप करके बताइएगा कि हाँ कितना इसका फाइनल आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसकी कुछ परिभाषाएं और बची हैं, जैसे पूर्ववर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या,
संपूर्ण संख्या और जो अभाज्य संख्या बताया है, वो अगर कोई छोटी संख्या लिखी हो, 11 लिखा है, 17 लिखा है, इसके बारे में तो क्लियर हो पाता है क्या 1 के पहाड़े में आता है, 17 के पहाड़े में आता है, लेकिन 17 और किसी पहाड़े में नहीं आता। लेकिन अगर वही चीज थोड़ी बड़ी संख्या लिख दी जाए, जैसे हमने लिख दिया 143, 147, तो 147 के पहाड़े में आएगा, 1 के पहाड़े में आएगा, लेकिन और किसी के पहाड़े में आएगा कि नहीं आएगा, ये सोचना थोड़ा कठिन काम हो जाता है कि 147 कहाँ कहाँ तक हम चेक करेंगे। 2 के पहाड़े में चेक करें, 3 में चेक करें, 4 में चेक करें, 5 में चेक करें, 6 में, कब तक चेक करेंगे। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका आपको बताएंगे कि जैसे ही अभाज्य संख्या देखें, बहुत ही जल्दी 2, 3, 4, 5 सेकंड तो लगेगा ही, उतनी जल्दी आप बता देंगे कि हाँ ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। उसकी पहचान करने का एक ट्रिक होती है। तो अभाज्य संख्या, इसके अलावा अभाज्य संख्या की पहचान हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और सह अभाज्य संख्या क्या होती है इसके बारे में बताएं। तो कुछ संख्याएं भी बची हैं उसके बारे में बताएंगे, और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में पेपर आया होगा क्वेश्चन, उसको भी हम लोग उसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक और शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें वो आप तक नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।